रेड सी से इसराइली जहाज़ों को गुजरने नहीं देने के हूथियों के कदम के खिलाफ अमेरिका ने जो 10 मुल्कों का एक अलायंस बनाया है, उसमें रेड सी का तो कोई मुल्क शामिल ही नहीं हुआ। वो भी नहीं जो पिछले 9 साल से हूथियों पर बमबारी कर रहे हैं। अगर उसमें शामिल हुआ तो एक अरब मुल्क बहरैन, जिसकी इस इलाके की सियासत में कोई गिनती ही नहीं। यानी बहरैन है ना मजे की बात। आज इसी पर बात करते हैं। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। जब से गजा में इसराइली फौजी दहशतगर्दाना कार्रवाई जारी है, कोई मुल्क तो फलस्तीनियों की हिमायत में सामने नहीं आया। अगर कोई आया भी तो वो थे यमन के हूथी, जो एक नॉन स्टेट एक्टर हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा कि उन्हें रास्ता दिया जाए तो वो गजा या फ़लस्तीन में जाकर इसराइली फ़ौजियों से लड़ना चाहते हैं। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने रेड सी से ही किसी भी इसराइली जहाज़ के गुजरने पर रोक लगा दी। यही नहीं बल्कि वो कई जहाज़ को अगवा करके अपने यहाँ ले आए। रेड सी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसराइल के लिए बहुत अहम है। रेड सी के दोनों तरफ जो बड़े मुल्क हैं वो हैं सऊदी अरब, मिस्र और सूडान। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे मुल्क हैं जैसे यमन, जिबूती, इथियोपिया, एरिट्रिया और उर्दन, साथ साथ इसराइल भी। इसी रेड सी से मालबरदार जहाज़ इसराइल जाते हैं। ये वो रेड सी है जो एशिया और यूरोप के दरमियान दूरी को कम करता है। इसी रास्ते से भारत और दूसरे मुल्कों से मालबरदार जहाज़ इसराइल आते जाते हैं। लेकिन जब से गजा पर इसराइली दहशतगर्दी शुरू हुई है, हूथियों ने यह रास्ता इसराइल के लिए बंद कर दिया है। लेकिन दूसरे जहाज़ों के यहाँ से आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं। इसराइल गजा, वेस्ट बैंक और लबनान के बाद इलाकों में जो फौजी दहशतगर्दी कर रहा है, उसे अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसराइल में उन तमाम ज़रूरी साजो सामान की कमी हो गई है जो रेड सी के रास्ते उसकी ईलाद बंदरगाह पर जहाज़ के जरिए पहुँचते थे। इस वक्त वहाँ तक 80% जहाज़ 2 महीने से नहीं पहुँच रहे हैं। वैसे भी रेड सी का इलाका स्ट्रेटजिकली बहुत अहम है। इस इलाके से दुनिया भर का 12% ट्रेड होता है। वहाँ किसी की राह में रुकावट ना हो, उसके नाम पर अमेरिका ने 10 मुल्कों का एक अलायंस बनाया है, जिसमें यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन और बहरैन शामिल हुए हैं। ये ऐलान इसी हफ्ते हुआ है, जिसका मकसद ये बताया गया है कि यह अलायंस हूथियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से रेड सी में जहाज़ों को महफूज रखेगा। इस अलायंस का ऐलान करते हुए अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने दूसरे उन मुल्कों से भी उसमें शामिल होने को कहा जो समुद्री इलाकों में आने जाने की आज़ादी के अलमबरदार हैं। इस अलायंस का नाम ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन रखा गया है। लॉयड ऑस्टिन ने इसके लिए अरब गल्फ के तमाम मुल्कों के लीडरों से मुलाकातें की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अमेरिका के इस मिशन में हूथी के दुश्मन सऊदी और इमाराती भी शामिल नहीं हुए, जो पिछले 9 साल से हूथियों पर बमबारी करते आए हैं। हाय इस ज़ूर पश्चिमा का पश्चिमा होना। ये तो आप जानते ही हैं कि गजा में 20,000 लोग शहीद हो चुके हैं। उनमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें हैं। हुक्मरान खामोश हैं कि उन्हें नज़र आ रहा है कि रब ने हर हल्क़े ज़ंजीर को ज़बां दे दी है। दुनिया में अवाम इसराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सड़क पर निकल रहे हैं, यानी हर जगह। आपके यहाँ नहीं, क्योंकि आप तो विश्व के गुरु घंटाल हैं। हुक्मरानों को ख़तरा है कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। सऊदी अरब के लिए रेड सी बहुत अहम है। उसका 36% इम्पोर्ट इसी रास्ते से होता है। जब अमेरिका ने रेड सी में एक इंटरनेशनल अलायंस बनाने का ऐलान किया तो सऊदी अरब और इमारात ने साफ इस बात के इशारे दिए कि उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। शायद उनको इस बात का एहसास है कि इसका कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो 9 साल तक हूथियों के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं और हासिल कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि उन्हें पहले भी पता नहीं था कि वो हूथियों के खिलाफ जंग करके हासिल क्या करना चाहते हैं। उन्हें इस जंग पर अमेरिका ने उकसाया था और ये कूद पड़े थे। जहाँ तक ईरान की बात है, उसके साथ तो उनका कंपटीशन था। उन दोनों मुल्कों के सोर्सेज के हवाले से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और इमारात ने अमेरिका के इस अलायंस में
شریک ہونے سے اس لیے بھی انکار کر دیا ہے کیونکہ اس سے ایران کے ساتھ ان کا ٹینشن دوبارہ شروع ہو جاتا جو چین کی کوششوں سے ختم ہوا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یمن میں امن قائم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کو بھی نقصان ہوگا۔ جدہ جو خود بھی ریڈ سی پر بسا ہوا شہر ہے، وہاں کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں پروفیسر ایاد رفاعی کا کہنا ہے کہ ایک دوسری جنگ میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ پولیٹیکل راستہ چھوڑ کر جنگی راستہ اختیار کیا جاتا، جس سے اس وقت مڈل ایسٹ کا جیو پولیٹیکل نقشہ بدل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ سعودی عرب 9 سال سے یمن میں جاری جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بھی بڑی بدنامی ہوئی ہے اور ملک پر حوثیوں کے ڈرون حملوں کی وجہ سے وہاں کی امن و سلامتی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن سعودی عرب نے بھی اپنی پرائرٹیز بدل دی ہیں، اسے 2034 میں فٹ بال ورلڈ کپ بھی ہوسٹ کرنا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ امارات یعنی یو اے نے 2020 میں ہی اپنی فوجیں سعودی عرب کی لیڈرشپ میں قائم حوثی مخالف ملٹری الائنس سے الگ کر لی تھیں۔ امارات بھی حوثیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بحرین اور امارات نے اسرائیل کے ساتھ رشتے نارملائز کر لیے تھے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے ہی یہ نقشہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معاہدے اپنی جگہ، لیکن اس پر عمل یا اس کا اظہار عوام کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر ایسے میں جب اسرائیل نے غزہ میں دہشت گردی کی بدترین مثال پیش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حوثیوں کو ایران سے مدد ملتی ہے، لیکن ایران اس سے انکار کرتا ہے۔ حوثی اس علاقے کے نہایت طاقتور نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں، جنہوں نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے بعد اسرائیل پر بھی اپنے میزائل داغے ہیں اور اسرائیل کے جہازوں کا راستہ روکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہایت جدید ترین اسلحے ہیں۔ اب جبکہ امریکہ نے یہ الائنس بنا لیا ہے، ریڈ سی پر بسے ملکوں کا اس میں شامل نہیں ہونا بڑا عجیب لگ رہا ہے، اور اس الائنس کے کارگر ہونے کے بارے میں بڑے سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ خدا حافظ۔